हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम फिर से वेल्थ जनरेशन की बात करेंगे। और पिछले वीडियो में जो टॉपिक हमने वेल्थ जनरेशन का लिया था, जहां पर कि हमने ये बात की थी कि कैसे 1 करोड़ के बाद वेल्थ एक्सप्लोजन स्टेज आ जाता है। तो उस वेल्थ एक्सप्लोजन स्टेज की जब हमने बात की थी तो हमने ये बात की थी कि कैसे 1 करोड़ का जो माइलस्टोन है वहां तक पहुंचने में ही हम जैसे काफी लोगों को 10-12 साल का टाइम फ्रेम लग जाता है। तो ये जो 10-12 साल का टाइम फ्रेम है, ये कोई छोटा टाइम फ्रेम तो है नहीं, काफी लंबा टाइम फ्रेम है। और इस टाइम फ्रेम में हम लोगों का माइंडसेट कैसा रहता है, वही डिसाइड करता है कि हम इवेंचुअली वेल्दी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। वेल्थ जनरेशन कोई आसान एक्टिविटी तो है नहीं, हर कोई ये कर नहीं पाता। इसीलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि वो कौन सा माइंडसेट है जो कुछ लोगों को वेल्दी बनाता है और कुछ लोगों को नहीं बनाता है। और उससे भी जरूरी समझना ये है कि क्या हमारे अंदर वो वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट है कि नहीं है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हमारा वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट है कि नहीं है, क्या इवेंचुअली हम वेल्दी बनने वाले हैं या फिर हम जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और उस पॉइंट्स की बात करते हैं जो इंडिकेट करता है कि हम लोगों का एक वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट है, हम लोगों का बाकी लोगों की तरह एक जनरल माइंडसेट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में जो वेल्थ एक्सप्लोजन वाली जो वीडियो है उसमें हमने बात किया था कि 1 करोड़ तक पहले तो पहुंचना है, और एक बार आप 1 करोड़ तक पहुंच जाओ तो उसके बाद एक वेल्थ एक्सप्लोजन वाला स्टेज आ जाता है और उसके बाद वेल्थ ऑलमोस्ट लाइक एन ऑटोमेटिक वे बनने लगता है। पर 1 करोड़ पहुंचना बहुत मुश्किल है। पर यहां पर समझने वाली बात क्या है, इस दुनिया में तो बहुत प्रकार के लोग होते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए 1 करोड़ कुछ भी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए लाइफ टाइम में भी 1 करोड़ पहुंचना बहुत मुश्किल है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया का जो अभी वो एक स्पेसिफिक मिडिल क्लास का एक कैटेगरी है। हर मिडिल क्लास के लिए शायद ये पॉसिबल ना हो, बट मैं उस स्पेसिफिक मिडिल क्लास कैटेगरी की बात कर रहा हूं जिसके लिए 1 करोड़ तक पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। तो ये जो मेहनत है वही वो जो 10-12 साल जो समय है वो मेहनत वाला फेज है। तो इस 1 करोड़ को पहुंचने के लिए अगर आपको वो 10-12 साल के आसपास का समय लग रहा है तो आपके लिए ये वीडियो है। बाकी लोग जिनके लिए 1 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट है उनके लिए ये वीडियो नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लगेगा 1 करोड़ हम कहाँ लाइफ में बना पाएंगे, तो उन लोगों के लिए भी शायद ये वीडियो इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। फिर भी वो देख सकते हैं ये समझने के लिए कि कैसा माइंडसेट जरूरी है, लोगों का कैसा माइंडसेट होता है जो लोग इवेंचुअली 1 करोड़ और 1 करोड़ से ज्यादा का वेल्थ इवेंचुअली बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट में 3 कैटेगरी के लोग लेते हैं। एक कैटेगरी का पर्सन ऐसा है जिसके पास ऑलरेडी 95 लाख रुपीज उनके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, उनको 1 करोड़ बनाना है। बहुत आसान है, 1 साल का एफडी भी अगर वो कर दे, 6-6.5% का अगर रिटर्न उनको मिलता है तो 1 साल में उनका 95 लाख 1 करोड़ बन जाएगा। बहुत आसान है। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो तो नहीं है। दूसरा जो एक कैटेगरी है वो ऐसे लोग हैं, बिजनेसमैन जैसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास लमसम मनी अभी पड़ा हुआ है। एंड लेट्स डिफाइन दैट लमसम मनी एज समथिंग लाइक 20 लाख रुपीज। तो इस 20 लाख को 1 करोड़ तक पहुंचाना है। और इस 1 करोड़ को पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, उस 20 लाख को किसी एक इक्विटी ऑप्शन में इन्वेस्ट कर देंगे, 16% रिटर्न मिलेगा। और एट दिस 16% रिटर्न करीब करीब 12 साल लग जाएगा इस पैसे को 1 करोड़ तक पहुंचने में। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है। तीसरा कैटेगरी लोगों का और आता है, ये ऐसे लोग हैं जिनके पास लमसम मनी नहीं है, इनकम ठीक है उनका, वो करीब 20-25 हजार रुपए का सेविंग कर लेते हैं और वो 20-25 हजार का सेविंग यूज करके वो 1 करोड़ तक पहुंचना चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी अराउंड
23,000, 24,000, 25,000 अगर वो हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, अगेन एक इक्विटी प्लान में इन्वेस्ट करते हैं जो उनको 16% के आसपास का रिटर्न देगा, ऐसे लोग भी लगभग 12 साल में 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएंगे। अभी देखिए, लास्ट वीडियो में जैसे हमने बात किया था कि 1 करोड़ एक माइलस्टोन है, उसके बाद एक वेल्थ एक्सप्लोजन वाला स्टेज आता है। पर अभी देखिए, ये 1 करोड़ तक पहुंचने में ही हम लोगों को 10-12 साल लग जा रहे हैं। ये कोई छोटा फेज तो है नहीं, 10-12 साल बहुत लंबा फेज होता है। तो ये इस फेज में, इस 12 साल के फेज में आप किस तरह का माइंडसेट रखते हो, वो डिसाइड करता है कि आपका एक वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट है या बाकी लोगों की तरह माइंडसेट है। अब चलिए उस माइंडसेट, स्पेसिफिक माइंडसेट की बात करना स्टार्ट करते हैं। क्या वो माइंडसेट है? 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, दोनों पॉइंट बहुत ही साधारण पॉइंट्स हैं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि कुछ आप नहीं जानते, आप ये सब पॉइंट्स जानते हैं, बट जस्ट मैं उसको आप ही को एज अ रिमाइंडर जैसा बता रहा हूं। आपको ऑलरेडी पता है, बस मैं रिमाइंडर बता रहा हूं। और ये अवेयरनेस अगर हमारे दिमाग में रहेगा कि ये सब वो इंडिकेटर्स है, ये सब वो एक्शन पॉइंट्स है जो हमें इवेंचुअली वेल्दी बना सकता है, तो हम उसका ख्याल रखेंगे, उस पे एक्शन लेंगे और इवेंचुअली शायद हम वेल्दी भी बन जाएं। तो पहला पॉइंट क्या है? बहुत ही साधारण पॉइंट है। देखिए, हम में से मेजॉरिटी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, या तो हम सैलरीड क्लास के लोग हैं या तो बिजनेस करते हैं। तो जो बिजनेस वाले लोग हैं, वो लोग हर रोज कुछ ना कुछ कमाते हैं और कुछ ना कुछ पैसा उनके अकाउंट में आता रहता है। तो पहला क्वेश्चन यही है, क्या वो जो पैसा अकाउंट में आता है आपको खुशी होती है? सबको खुशी होती है। बिजनेस अगर कर रहे हैं, पैसा अकाउंट में आता है तो खुशी होती है। दूसरे कैटेगरी के कौन से लोग हैं? जो सैलरी वाले लोग हैं। उन लोगों को हर रोज तो पैसा आता नहीं है, इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द मंथ पैसा आ जाता है। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में भी आता है, एंड ऑफ द मंथ में भी लोगों को आता है। तो क्या उस समय जब आपके फोन में वो टिंग सा एसएमएस का जो साउंड आता है और आपको समझ में आ जाता है कि ये आज सैलरी क्रेडिट हो गई, खुशी लगती है उस वक्त? खुशी तो लगती ही होगी। तो ये एक पहला इंडिकेटर है कि क्या आपको उस सैलरी से खुशी हो रही है कि नहीं हो रही। सबको खुशी होती है, पर यहां समझने की बात क्या है कि अगर आपको अपने उस सैलरी से या डेली इनकम से अगर आपको खुशी मिल रही है, तो ये एक पहला हिंट है कि आप अपने इनकम पे या अपने सैलरी पे डिपेंडेंट हो गए हो। जब वो आता है तो खुशी मिलती है, जब तक नहीं आता है तो एंजाइटी होती है। तो ये पहला इंडिकेटर नेगेटिव इंडिकेटर है, बट इसको समझना है कि अगर आपको अपनी सैलरी डिपेंडेंसी हो गई है आपकी, तो वो जब आएगा तो खुशी मिलेगी, और जब वो डिप्लीट होता रहेगा तो आपको एंजाइटी भी होगी। तो पहला इंडिकेटर है। दूसरा इंडिकेटर जो है वो थोड़ा सा नुआंस्ड है। हो सकता है सब लोग उसको अभी तक एक्सपीरियंस ना किए हों, तो शायद मेरे इस बात से ज्यादा रिलेट ना कर पाए, बट मुझे लगता है काफी लोग, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे। अब देखिए, हम में से अब काफी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे हैं, आइदर थ्रू म्यूचुअल फंड करते हैं या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स लेके भी करते हैं। तो काफी लोग, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम लोगों का एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तो बना हुआ है और मेजॉरिटी पैसा उसमें इक्विटी में ही लगा हुआ है। इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बढ़ते हुए देखने में क्या खुशी मिलती है? सभी को मिलेगी खुशी, क्यों नहीं मिलेगी? पर यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं उस टाइप के पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा जो पिछले 1 या 2 साल में बना हो। बड़ा पोर्टफोलियो है और काफी दिन से बन रहा है। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मैंने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो वो 2008 का समय था। 2008 में डेट फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था यूएस में, जिसके कारण वर्ल्ड का सारा मार्केट नीचे चला गया था। तो थैंकफुली मैंने जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया वो उस क्रैश के टाइम पे स्टार्ट किया, पहले नहीं, क्रैश के बाद स्टार्ट किया। तो पहला जो 2-3 साल का फेज था वो तो ऑलमोस्ट एक हनीमून जैसा फेज था। जितना पैसा डाला वो बढ़ ही जाता था। तो पहला 2 साल तो ऐसा ही रहा। उसके बाद
जो 2011, 12, 13 वाला जो फेज था, मार्केट काफी फ्लैटिश रहा उस वक्त। कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे जाता था, पर मोटा मोटी एक बड़े टाइम होराइजन में अगर देखें, 6 महीने 8 महीने के होराइजन में देखें, तो वो एक फ्लैटिश मूवमेंट था निफ्टी और सेंसेक्स का। पर जब ये मार्केट फ्लैटिश जा रहा था, तो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर में क्या हो रहा था? पोर्टफोलियो में मल्टीपल स्टॉक्स थे, कुछ स्टॉक्स ऊपर जाते थे, कुछ स्टॉक्स नीचे आते थे, और ये जो नेट इफेक्ट था इस पोर्टफोलियो का, भले मार्केट नीचे जा रहा हो, पर चूंकि मैं एक वैल्यू टाइप का इन्वेस्टर हूं, ऐसे स्टॉक्स खरीदता हूं जो कि स्लाइटली अंडर वैल्यूड है, उनकी बिजनेस अच्छी अच्छी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है उनकी, तो मोटा मोटी ये जो मेरा पोर्टफोलियो होल्डिंग था, वो एक ग्रेजुअल स्पीड में ग्रो ही कर रहा था। काफी खुशी मिलती थी वो देख के। इनिशियल 2 साल की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो एकदम हनीमून पीरियड था। मैं बता नहीं सकता पोर्टफोलियो हमारा कितना, हमारे जैसे लोगों का पोर्टफोलियो कितनी स्पीड में उस वक्त ग्रो किया था। इस कोविड वाले फेज की तरह ही ग्रो किया था, शायद उससे भी ज्यादा ग्रो किया था, क्योंकि मार्केट क्रैश उस समय बहुत बड़ा हुआ था और बहुत लंबे समय तक क्रैश होता रहा था। हमें बहुत समय मिला था मार्केट में पैसा डालने का। तो वो जब ग्रो किया था, मैं उस फेज की बात नहीं कर रहा, 2009, 2010, 2011 के इनिशियल फेजेस वाली बात नहीं कर रहा, उसके बाद की बात कर रहा हूं, जहां पर कि मार्केट फ्लैटिश था, काफी स्टॉक्स नीचे भी गए थे। पर वैसे समय में भी मैं कहता हूं, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अगर था हमारा, अंडर वैल्यूड प्राइस में अगर खरीदा हुआ था, तो नेट वो ग्रो ही करता था। तो कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा जो एग्रीगेट पोर्टफोलियो का जो मूवमेंट था, वो ग्रो ही होता हमें दिखता था। 2008 का पैसा लगा है, 2013-14 तक की मैं बात कर रहा हूं, उसके और 2013-14 में 2011 से 14 तक मार्केट बहुत फ्लैटिश था, जब तक हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यहाँ पर चेंज नहीं हो गया इंडिया में। 2014 के बाद तो मार्केट काफी अच्छा रहा। हम लोग जैसे लोग, जो लोग की बहुत पहले से इन्वेस्टेड थे, काफी फायदा हुआ है। पर मैं भी उस फेज की बात नहीं कर रहा, 2014 के पहले की फेज बात कर रहा हूं, जहां पर कि मार्केट स्लो ग्रो हुआ लेकिन ठीक ठाक ग्रो हुआ। तो ऐसे लोग, जो लोग उस वक्त पोर्टफोलियो को लिक्विडेट नहीं किए, मार्केट फ्लैटिश जा रहा था, मार्केट बहुत अच्छा नहीं जा रहा था, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी काफी नेगेटिव था, क्योंकि करप्शन की बहुत बात होती थी, सेंटर के लेवल में पॉलिटिकल चेंज आ जाएगा, इस तरह की बात होती थी। तो ऐसा सब समय स्टॉक मार्केट को बहुत पसंद नहीं आता है। उस वक्त मार्केट या तो नीचे चला जाता है, या तो एकदम फ्लैटिश मूव करता है, ना ऊपर ना नीचे। तो ऐसे समय में कुछ ऐसे लोग जो उस समय भी इन्वेस्टेड रहे, थोड़ा बहुत बेचना खरीदना चलता रहता है, क्योंकि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करना पड़ता है। कोई स्टॉक अगर लगा कि बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उसको बेचा जा सकता है। कोई स्टॉक ऐसा है जो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड लग रहा है, बहुत ऊपर का मूवमेंट उसका हो चुका है, होल्ड भी हम काफी समय तक कर चुके हैं, तो वैसे स्टॉक्स को भी बेचा जाता है। तो बेचना खरीदना चलता है, पर जो बेचा जा रहा है उसको वापस इन्वेस्ट भी किया जा रहा है। तो ऐसे माहौल में, जहां पर कि आपने पहले से पैसा मार्केट में लगाया हुआ है, पोर्टफोलियो ठीक ठाक ग्रो कर रहा है, रीबैलेंसिंग भी आप उसको कर रहे हो, और कहने का मतलब क्या है कि पोर्टफोलियो का आप ख्याल रख रहे हो, पोर्टफोलियो के एक बच्चे की तरह आप पाल रहे हो, और वो पोर्टफोलियो जब बढ़ता है तो आपको खुशी मिलती है। तो आप अगर इस कैटेगरी के पर्सन हो, जो पोर्टफोलियो के एक बच्चे की तरह बड़ा कर रहा है, जहां जरूरी हो वहां डांट लगाता है, सेल कर देता है, जहां जरूरी हो वहां प्यार करता है, थोड़ा रिबैलेंसिंग के लिए ओवर वैल्यूड शेयर को बेच के नया शेयर खरीद लेता है। तो ये सब अगर आप कर रहे हो, और आपकी पोर्टफोलियो बढ़ रही है, और आपको वो देख के खुशी मिल रही है, खुशी किस बात की? पोर्टफोलियो बढ़ने की खुशी नहीं, आपकी वेल्थ बढ़ने की खुशी। जो टोटल वैल्यू आपने एक्स लगाया, और 5 साल बाद अगर वो 3x हो जाता है, और उसके बाद भी आपके पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर्स हैं, ऐसे शेयर्स हैं जो लग रहा है कि अभी 3x तो हुआ, ये तो और भी ऊपर जाने वाला है, ये कंपनीज अच्छी दिख रही है, कोई कार बनाती है, कोई फाइनेंस में है, कोई बैंक्स है, कोई एनबीएफसीज है, कोई
छोटी एफएमसीजी कंपनीज है, कोई बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, ये सब कॉन्स्ट्रक्ट आपके पोर्टफोलियो में है। आपको 5 साल 6 साल में लग रहा है ये 3x हुआ है, 4x हुआ है, अभी और भी ऊपर जाएगा। तो ये जो खुशी है, ये जो फीलिंग है कि हमने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है, आज ये इतना ग्रो किया, आगे भी ग्रो करेगा, शायद अगले 20-30 साल तक ग्रो ही करता रहेगा। तो ये जो खुशी है ना, वो उस एसएमएस वाली खुशी से भी ज्यादा बड़ी खुशी है, जो कि सैलरी आने पे जो खुशी होती है, जो एक इनकम क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में, चाहे वो बिजनेसमैन हो, हर रोज कुछ ना कुछ क्रेडिट हो जाता है, या फिर अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, महीने के एंड में कुछ क्रेडिट हो जाता है। वो जो खुशी है ना, उससे कहीं बड़ी खुशी है ये वेल्थ को ग्रो होने वाली खुशी देखने में। तो अगर आप इस कैटेगरी के पर्सन हो जिनको अपना वेल्थ काफी सालों से आप देख रहे हो ग्रो करता हुआ, और आपको उसमें खुशी मिल रही है, अपने इनकम से ज्यादा खुशी मिल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो इनकम है, आपका फोकस उस पे तो है, पर ज्यादा नहीं है। ज्यादा फोकस आपका अपने वेल्थ पे है, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे। क्या वो बढ़ रहा है? स्लो ही स्पीड में है, सही, लेकिन क्या वो बढ़ रहा है? क्या उसमें अच्छे स्टॉक्स हैं? कौन सा स्टॉक ऐसा है जो पिछले कुछ दिनों में अंडर परफॉर्म कर चुका है, लेकिन उसको बेचेंगे नहीं, अच्छा दिख रहा है बिजनेस? कौन सा ऐसा स्टॉक है जो बहुत ऊपर जा चुका है, उसको थोड़ा सा सेल कर देते हैं, वहां से कुछ पैसा निकाल लेते हैं, कुछ अंडर वैल्यूड वाले में डाल देते हैं। अगर आप इस तरह की सोच रख रहे हो, आपको ये करने में मजा आ रहा है, इनकम अच्छा लगता है पर इतना मजा नहीं आता, तो ये वो माइंडसेट है जो इंडिकेट कर रहा है कि आपका एक वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट है। आप बहुत आगे जाने वाले हो। वो 1 करोड़ क्या, आप वो वेल्थ एक्सप्लोजन वाले फेज में जाने वाले हो। तो अगर ये माइंडसेट रखोगे तो डेफिनेटली वेल्दी बनोगे। और ये जो हिंट है, जो पहला हिंट मैंने दिया, जहां पर कि आप सैलरी डिपेंडेंट अगर बहुत ज्यादा दिख रहे हो, तो वो एक वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट नहीं है। आपको अपनी सैलरी डिपेंडेंसी कम करनी है। कम कैसे करोगे? सब कोई तो साइड इनकम बना नहीं सकते। तो आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है। सालों लग जाते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने में, 1-2 साल 3 साल में पोर्टफोलियो नहीं बनता। तो पोर्टफोलियो बनाइए, धीरे धीरे बनाइए। जैसे बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करता है, उसी तरह इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी धीरे धीरे बनता है। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अपना बिजनेस समझिए और साइड में अपना एक बिजनेस बनाइए और उसको ग्रो करवाइए। और वो ग्रो होते हुए देखने में 4-5 साल 6 साल 7 साल अगर आप वो देख रहे हो, रेगुलरली देख रहे हो, रिव्यू कर रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, तो ये माइंडसेट है वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट। और डेफिनेटली फ्यूचर में आप वेल्दी बनोगे। प्रेजेंट सिचुएशन में तो डेफिनेटली नहीं रहोगे, इससे तो बेटर ही होगा। तो यही बताना था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।